समय की उड़ती बयार ने क्या क्या नहीं बदला। शहर, गांव, हाट, बाजार, यहाँ तक कि उड़ते परिंदों की खुला आसमां और आसियां भी बदल दी। कुछ लोग जो गांव से निर्वासित हो गए, जो सिद्धि की जमीन छोड़कर प्रसिद्धि की ओर जाने लगे, शहरों में बड़ी बड़ी संभावनाएं ढूंढने लगे, तरक्की के नए नए रास्ते इजाद करने लगे। ऐसे लोग जब वहां पहुंचे तो ना गांव के रहे और ना शहर के। और मैं अक्सर एक बातें कहता हूं कि गांव का होना और गांव में होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और ऐसे लोग जब वर्षों बाद गांव की दहलीज पर अपना कदम रखते हैं तो उन्हें क्या नजर आता है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार प्रभाकर आपको आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल पीके प्रभाकर हिंदी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी सूखी नदी का पुल के लेखक श्री रामधारी सिंह दिवाकर जी हैं। इनका जन्म बिहार के नरपतगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ। 31 जनवरी 2019 को दिल्ली में आयोजित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेट लिमिटेड यानी इफ्को के साहित्य सम्मान समारोह में इन्हें श्रीलाल इफ्को स्मृति साहित्य सम्मान से इन्हें नवाजा गया। इन्होंने हिंदी साहित्य को कई उपन्यास और कहानियां दी, जिनमें इनकी कहानी शौक पर दिल्ली दूरदर्शन ने टेलीफिल्म और बॉलीवुड ने माखन पोखर कहानी पर फिल्म भी बना चुकी है। दिवाकर जी मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे। 2005 में अवकाश लेकर अरसे तक बिहार राष्ट्र भाषा पटना के निर्देशक भी रहे। इसके दौर के लेखक जो गांव को एक रोमानी अंदाज में दिखाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वक्त की उड़ती धूल ने गांव के धुरा से धुरखेल और मिट्टी से होली खेली है। सूखी नदी का पुल कहानी में दिवाकर जी ने आजादी के बाद भीतर से बदलते और टूटते हुए गांव के दर्द और पीड़ा को ऐसे छलकाया है जैसे पनघट पर पनहारन की कमर पर ठुमके भरती गगड़ी में से लबालब जल। पिछले दशकों में समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग जो रोजगार के तलाश में शहरों का अधिवासी हो गया, उस वर्ग के संस्कार की जड़ें गांव में आज भी फैली हुई है और लेकिन शाखाएं और फूल पत्ते आज भी शहरी आसमान में लहलहाते हैं। यही वर्ग आगे चलकर फॉरवर्ड बन गए और जो गांव में रह गया उसे बैकवर्ड कहा गया। जैसे जैसे समय बीता दोनों पक्षों के बीच दरारें बढ़ती चली गई। इसी वर्ग के अंतर्विरोध गांव के जीवन का वह अंतःकला जो शहरी संसर्ग से उत्पन्न हुआ, इस रूप में दोनों पक्षों का व्यक्ति और समाज जिस जगह से टूटा, रामधारी सिंह दिवाकर जी की कहानियां उसी जगह को दिखाया है। यह कहानी 1970-80 के दशक में लिखी गई है। ये वो दौर था जब भारत में इमरजेंसी लगा था, पूरा देश विद्रोह कर रहा था। उस समय देश के राजनीति के प्रमुख अदाकार बिहार कैसे पीछे रहता। इसी सिलसिले में विद्रोह की आड़ में बिहार जातीय दंगों का शिकार बनता चला गया और बिहार में अलगाववाद का जन्म हुआ। धीरे धीरे सभी जातियों ने अपने अपने सेनाएं और संगठन बनाने लगे। बिहार अलगाववाद की आग में झुलसने लगा। सूखी नदी का पुल गांव में आए सामाजिक ताने बाने में बदलाव की कहानी है। गांव के उच्च वर्ग के प्रतिनिधित्व बबवान टोली और निम्न वर्ग के प्रतिनिधित्व ख्वास टोली लगातार बढ़ती फांक को दिखाती है। साथ ही उस दरार को भरने वाली लीलावती की मानवीय दृष्टि को दिखाती है। गांव के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी ज्यों ही रुकी, लीलावती उत्साह भरे मन से प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। पूरी उम्मीद थी कि नहर से कोई न कोई आया ही होगा। वे सब आए थे जिनकी वे उम्मीद की हुई थी। भैया थे, दोनों भतीजे थे, सुरेश और नरेश, और एक कोई अपरिचित था। अपनी आगवानी में इन सबों को आया देख लीलावती को ऐसा लगा जैसे सूखी प्यासी धरती पर
बादल बरस गए हों। स्टेशन के बाहर जीप लगी हुई थी। जीप, लीलावती को प्रसन्न होना चाहिए था जीप देखकर, लेकिन मन में ना जाने क्यों ठेस सी लगी। सोचा था कि टप्पर वाली बैलगाड़ी या ओहर वाली बैलगाड़ी आई होगी। अपनी जीप है बुआ, बोलता हुआ सुरेश ड्राइवर की वाली सीट पर बैठ गया। नरेश जीप के पास खड़ा था और बार बार अपनी पैंट की फूली हुई जेब को टटोल रहा था। जीप की सीट पर सुविधाजनक ढंग से बैठने के लिए उसने जेब से कोई काली सी चीज निकाली और झट से तौलिए में लपेट लिया। तौलिए में क्या छिपा रहे हो नरेश? कुछ नहीं बुआ, पिस्तौल है। चौंक गई लीलावती। पिस्तौल है और कहते हो कुछ नहीं है? भैया मुस्कुराते हुए बोले, इसमें अचरज की कौन सी बात है बुच्ची दाई? भैया के मुंह से बुच्ची दाई का संबोधन कितना प्यारा, कितना सुखद लगा था लीलावती को। उसने भैया की तरफ गौर से देखा कि खादी कुर्ते की जेब भी फूली हुई थी। उसने भैया की तरफ गौर से देखा कि जेब में भी लाइसेंस वाली है ना। भैया हंसने लगे, अरे नहीं रे, लाइसेंस वैसेंस नहीं, अपने ही गांव की बनी हुई है, कंट्री मेड। यहाँ कंट्री मेड से ताल्लुक है। आज के जो मोदी गवर्नमेंट मेड इन इंडिया का नारा देता है, वही उस समय कंट्री मेड कहा जाता था। पति की वयस्क उम्र की बड़ी बड़ी मासूम आंखें आश्चर्य से कुछ ज्यादा बड़ी हो गई। जीवन भर खादी के कपड़े पहनने वाले भैया के जेब में पिस्तौल। गांव अब पहले वाला गांव नहीं रहा। जब से आरक्षण लागू हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की दुर्भावना बुरी तरह फैल गई है। गांव में जातियों के अलग अलग संगठन हो गए हैं, निजी सेनाएं हो गई है, जमीन जायदाद को बचा पाना मुश्किल हो गया है। तुम्हारी वाली 5 एकड़ जमीन है, वह तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लथौरा बनी हुई है। भैया बोल ही रहे थे कि बीच में नरेश ने कहा, हम लोगों की भी अपनी सेना है बुआ। भैया कहने लगे, अच्छा हुआ तुम आ गई बुच्ची दाई, अब अपनी जमीन का नोच हो कुछ करके ही जाना। चलती जीप की घड़घड़ाहट में सामने बैठे भैया बोलते जा रहे थे। लीलावती आह के समय कन्यादान करते हुए बाबूजी ने बेटी को 5 एकड़ जमीन दान में दी थी। वही जमीन भैया के जी के जंजाल बनी हुई है। कब तक करते रहे जमीन की हिफाजत, केस मुकदमा, यह सब अभी कैसे बता दे। वर्षों बाद नैहर लौटी बहन बुच्ची दाई को। 13-14 वर्ष बाद लीलावती नैहर लौटी है। पिछली बार माँ के श्राद्ध कर्म में आई थी। सब कुछ याद आ रहा है लीलावती को। याद आ रहा है गांव का नैहर सिर्फ अपने माँ बाप या भाई भौजाई का नहीं होता, पूरा गांव होता है। यह शहर तो है नहीं, यहाँ तो पूरा गांव रिश्ता नातों में बंधा रहता है। और गांव के यही रिश्ते नाते इस वक्त बड़ी शिद्दत से याद आ रहे हैं लीलावती को। सबसे ज्यादा याद आ रही है सहेलिया माए। मुंबई में जब जब नैहर की याद आई, खवास टोली की वह सहेलिया माए सबसे ज्यादा याद आई। माँ कहती थी, सहेलिया माए ख्वासी नहीं, तुम्हारी दूसरी माँ है, इसी ने तुमको अपना दूध पिलाकर पाला पोसा है। माँ कहती थी, जब तुम जन्मी थी अपना दूध नहीं उतरता था। डर वैद्य ओझा गुनी सब हार गए। यहाँ डॉक्टर से, आज के पीएचडी होल्डर डॉक्टर से नहीं है। ये उस समय के झोला छाप डॉक्टर थे जो हजारों जिंदगियां बचाने का काम करते थे और आज भी करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। और वैद्य से मतलब है वैसे लोग जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। ओझा गुनी से मतलब है वे लोग जो तंत्र मंत्र से उपचार करते हैं। गाय बकरी भैंस किसी का दूध तुमको नहीं पचता था। एकदम मरने को हो गई थी तुम। तब सहेलिया माए सामने आई, नई लड़कोर बनी थी, गोद में बेटा था कलेसर। उसी ने
अपना दूध पिलाकर तुमको जिंदा रखा। यहाँ नई नई लड़कों से मतलब है कि वैसी महिलाएं जिसे नए नए बच्चे को जन्म दिया है या जिनकी गोद में नए नए बच्चे हैं। में बैठी लीलावती दोनों तरफ के भूले बिसरे टोलों मोहल्लों को पीछे की ओर भागते देखती रही। सीमेंट का पुल आ गया, सूखी नदी का पुल पार आई थी, तब नदी में पानी था। सीमेंट के पुल के जगह काठ का पुल था, कठपुल्ला जिसे सूख गई है, अब रेत ही रेत है, रेत की नदी। जीप दरवाजे पर लगी, एकदम बदल गया। घर द्वार खपड़ के जगह पक्के का मकान, दरवाजे पर जीप, ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन और जनरेटर। बिजली के पोल गांव तक आ गए। पुल के इस पार से ही देखा था लीलावती ने शून्य में पतली पतली रेखाओं सी बिजली के तार। नरेश कह रहा था, आपको यहाँ कोई कमी महसूस नहीं होगा बुआ, यहाँ कुछ है घर में, फोन, फ्रिज, टीवी, वीसीडी, सब कुछ। कैसे कहे लीलावती, यह सब देखने नहीं आई है मुंबई से उसकी बुआ, अब और इससे भी ज्यादा है उसके पास। वह तो नैहर का पहले वाली असुविधा के लिए तरस रही है। सखी सहेली, नदी पोखर, खेत खलिहान, टोल पगडंडियां, नाथ बाबा का थान, राजा सलहेश का गहबर, बुढ़िया बाड़ी, ब्रह्म बाबा का मंदिर। कैसे कहे क्या क्या देखना चाहती है उसकी बुआ। अब तो सांझ हो गई, वरना आज ही एक चक्कर लगा आती अपनी ख्वास टोली का, और सहेलिया माई को 2 जोड़ी साड़ियां दे आती जिन्हें वह बड़ी लालसा से मुंबई से लाई है। बूढ़ी हो गई होगी, पैर छूने पर आशीष देंगी, हमरे ऐसन झूल झूल बूढ़ हो जाई है बेटी। यही बात बनल रहे जब तक गंगा यमुना में पानी रहे। यहाँ देखिए, उस समय उस जमाने के लोग जब दुआओं दिया करते थे तो उन दुआओं में भी गंगा यमुनी तहजीब बसती थी, और लोगों का ऐसा मानना था कि जो बुजुर्ग होते हैं उनकी आशीर्वाद यदि आपको मिल जाए तो गंगा यमुना एक अजय नदी के रूप में माना जाता है। आज ये गंगा यमुना कुछ मैली सी हो गई है। आज जो बचाओ साफ करो जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट में तब्दील हो गई है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। गंगा और यमुना के पानी बहुत ही शुद्ध हुआ करते थे और लोग उसे क्या करते थे। आज भी लोग पीते हैं लेकिन उनमें कई सारी बीमारियां हो गई है। लेकिन ये पहले की गांव की गंगा यमुनी तहजीब है। लेकिन शाम में भौजी, सुरेश, नरेश सबकी उपस्थिति में भैया ने सहेलिया माए ख्वास टोली के विषय में जो कुछ कहा उससे तो लीलावती की होश उड़ गए। सुनती हो बुच्ची दाई, सहेलिया माए का परिवार तुम्हारी वाली 5 एकड़ जमीन बटाई के लिए हुआ था। उनका बेटा है ना कलशरा, उसने तो जमीन पर सिकमी बटाई का दावा ठोक दिया। यह सब मैंने तुमको पहले कभी बताया नहीं। केस मुकदमा चला, जमीन पर पहले दफा 107 लगा, फिर 144, मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। हम लोगों का क्या मुकाबला करता कलशरा, केस में हार गया, हम लोग की डिग्री हो गई। भैया बोलकर मुस्कुराने लगे। नरेश बगल में बैठा हुआ था, बुआ के तरफ देखता कहने लगा, असल बात तो बता ही नहीं रहे हैं बाबूजी। असल बात यह है कि कलशरा एक खूनी राजनीति पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब से आरक्षण लागू हुआ है खूनी पार्टी ज्यादा उग्र हो गई है। 5-6 साल पहले आप वाली जमीन पर भारी बवेला मचा। कलशरा ने तो फरसा ही चला दिया था बाबूजी पर। वह तो का ये कि बीच में आ गया कलेसर का बाप सोनेलाल, उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। बेचारी की कलाई कटकर जमीन पर गिर गई। बाबूजी तुरंत उसको अपने जीप में बैठाकर अस्पताल ले गए।
सोनेलाल ने डॉक्टर से कहा, चारा मशीन में कलाई कट गई है। काठ की मूरत बनी लीलावती यह सब सुनती रही। क्या यह सब जो वह सुन रही है सच है या कोई कथा कहानी? एक माँ के स्तनों से दूध पीने वाला लीलावती और कलेसर। अवसाद के काले बादलों में घिरी लीलावती को सुनाकर भैया कहने लगे, जब से आरक्षण लागू हुआ है पिछड़ी जातियों के लोग हम लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। भैया के बोलने से के बीच में ही नरेश बोल पड़ा, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं बुआ। हम लोग का भी अपनी संगठन है, अपनी सेना है। साफ साफ दो फाक हो गया है गांव। खवास टोली और पूरे पछियार टोली से तुम्हारी वाली 5 एकड़ जमीन के मामले के बाद से आना जाना न्योता प्यानी सब बंद है। उन्हीं राजनीतिक पार्टी को खवास टोली वाले चढ़ाते हैं कि सामंत जात के हैं हम लोग। अवसन्य की भाव से शून्य में देर तक देखती रही लीलावती। दिन के तीसरे पहर घर के पिछवाड़े की तरफ निकल गई लीलावती। एकदम सुनसान था कमल पोखर। ढेर सारी कटीली जंगली झाड़ियां उगाई थी। बगल के किसी पेड़ से पंडू की पंछी की आवाज आ रही थी, तू तुमुड़ तू तुमुड़, तू कहाँ तू कहाँ। पोखर के ऊंचे माहौर पर खड़ी लीलावती हसरत भरी आंख से पश्चिम की तरफ देखने लगी। खवास टोली की तरफ शहनाई और खुरदुक बाजे की मीठी मीठी मंगल ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। पुराने नक्शे की स्मृति को उतारती हुई लीलावती सोचने लगी, खवास टोली का पहला घर सहेलिया मायका है, वहीं से शहनाई की आवाज आ रही है। शायद लगता है शादी ब्याह है खवास टोली में। शहनाई पर यह पुरानी धुन कौन बजा रहा है? पिया मोर बालक हम तरुणी है। शायद रघु काका होंगे। आज के फिल्मी युग में विद्यापति के गीत की धुन कौन बजा सकता है सिवाय रघु काका के? लीलावती को अपनी शादी के बाद विदाई के समय रघु काका की बजाई समदौन की धुन याद आ गई। बारह जतन से सुगारे हम पोसलाऊं, सिहो सुगा उड़ल आकाश। जीवन के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी वक्त मिले तो ये गीत जरूर सुनिएगा। विवाह की समदौन की ये गीत मिथिलांचल की धरोहर है। खवास टोली से आती शहनाई की आवाज से मन अशांत सा हो गया। भौजी से पूछा, उधर खवास टोली में कोई शादी ब्याह है क्या भौजी? भौजी कोहरती हुई बोली, मुझे क्या पता बुच्ची दाई कि कहाँ क्या हो रहा है। तब तक नरेश आ गया। बोला, हाँ शादी है कलेसर की बेटी की। अपना हलवा बता रहा था। कलेसर की बेटी, सहेलिया माय की पोती। हाय रे देवा, लीलावती के मन में तूफान सा उठने लगा। कितना अच्छा होगा यदि सहेलिया माय की पोती के शादी में वह वहां पहुंच जाए। लेकिन भैया भौजी और भरा भतीजा सुरेश जाने देंगे भला? बैकवर्ड फॉरवर्ड जमीन का मामला, बोल चाल आना जाना सब बंद है, जाने देंगे भला? लीलावती छोटे भतीजे नरेश से बड़े प्यार से बोली, रे नरेश मेरा एक काम कर दोगे क्या? नरेश हंसते हुए कहा, हाँ बुआ करूंगा, बोलिए तो सही। लीलावती प्रौढ़ा अवस्था से फिसलकर आकाशमात चंचल किशोरी बन गई। फुसाती हुई नरेश से बोली, शाम होने को है नरेश और मुझे किसी भी तरह सहेलिया माय के घर पहुंचना है। किसी से कहना नहीं, बस मुझे पोखर पार करा दो, वहां से मैं चली जाऊंगी। और सुनो, कोई पूछे तो कह देना बुआ पाठक जी के घर गई है। शाम गहरा गई। सहेलिया माय के लिए लाई दोनों साड़ियां लीलावती ने कांख में दबा ली और नरेश के पीछे पीछे चलती पोख पार तक आ गई। खवास टोली में शायद सहेलिया माय के दरवाजे पर पेट्रोमैक्स की रोशनी दिखाई दे रही थी। जूते हुए खेत और आड़ धूर को लांघती वह सहेलिया माय के घर पहुंच गई। यहाँ में आड़ धूर पगडंडी को कहा जाता है, जो दो खेतों को एक दूसरे से परस्पर विभाजित करता है। दरवाजे पर कुछ लोग बैठे थे।
रोशनी की ओट में अपने को लुकाती छिपाती लीलावती सीधे आंगन में चली गई। फूस की वही 3 छोटे छोटे घर, छोटा सा आंगन, गांव समाज की औरतें और बच्चे से आंगन भरा हुआ था। गीतनाद हो रहा था। बाहर दरवाजे के किसी कोने में बैठे रघु काका किसी भी पुराने फिल्मी गाने की धुन बजा रहे थे। भीड़ भाड़ में किसी का ध्यान नहीं गया लीलावती की तरफ। वो सारे पर पंजे के बल बैठी सहेलिया माई को लीलावती ने पहचान लिया। वह चुपके से उसके पास गई और पैरों पर गिर पड़ी। आंख की मंद ज्योति के कारण सहेलिया माई पहचान नहीं सकी। नहीं पहचानी काकी, मैं लीलावती बुच्ची दाई लाल बाबू की बेटी। तब तक दूसरी औरतें आ गई वहां। अरे बुच्ची दाई लाल बाबू की बेटी, बम्बई वाली बुच्ची दाई, लेकिन यहाँ कैसे? घोर अचरज, अजैब बात। सहेलिया माई के सूखे स्तनों में जैसे दूध उतर आया। लीलावती सहेलिया माई के सीने से अपना चेहरा छिपाए देर तक सुबक सुबक कर रोती रही। बाढ़ की पानी सी यह खबर पूरे सोलकन टोले में फैल गई। जब बात भगवान टोली से इतनी दुश्मनी चल रही है, आना जाना टोका चाली सब बंद है, और बुच्ची दाई अनहरिया रात में गिरती पड़ती सहेलिया माई के घर। लोग उमड़ पड़े लीलावती को देखने। जिंदगी की ऐसी सार्थकता लीलावती को कभी महसूस नहीं हुई थी। भीतर जैसे आह्लाद का सागर उमड़ रहा था। बूढ़े सोनेलाल दौड़ते आए दरवाजे से। बुच्ची दाई को देख आंख में आंसू आ गए। आशीष के लिए उठे दाहिने लूले हाथ को अल्पक देखती रही लीलावती, और सारे पर बैठते हुए भर्राई आवाज में कहने लगे, सोनेलाल तुम आ गई बुच्ची दाई, जिंदगी का सुफल मिल गया। विश्वास नहीं हो रहा है कि आंगन में बुच्ची दाई को देख रहा हूँ, लगता है कोई सपना है। बोलते बोलते रोने लगे सोनेलाल। तभी दौड़ता दौड़ता कलेसर आ गया। एकदम से लीलावती के पैरों पर गिर गया और रोता रहा देर तक। विवाह के उल्लास भरे वातावरण में आंसुओं की यह गंगा यमुनी बाढ़, इस बाढ़ में किसका कितना कुछ डूब बहा कौन जाने। लीलावती के सामने दोनों हाथ जोड़े प्रायश्चित के दलदल से उबरने की कोशिश में बोलने लगा, भूल चूक माफ कर देना दीदी, अब ये हाथ किसी पर नहीं उठेंगे। लीलावती क्लेसर की पीठ थपथपाती रही। याद आ रही थी भैया और भतीजे की बात कि कलेसर किसी खूनी राजनीति संगठन से जुड़ा हुआ है। उस आंगन में कुछ देर के लिए सब कुछ ठहर सा गया। लगता था कि समय ही रुक गया है। देर रात बगल के गांव से बारात आई। विवाह की विधियां चलती रही। सारी रात गांव की औरतों के झुंड में बैठी लीलावती विवाह के भूले बिसरे गीत गाती रही। सुबह हो गई। बैसाख के महीने का सूरज बांस भर ऊपर चढ़ आया। लीलावती भैया के घर लौटने के लिए तैयार थी। गांव की अपनी बुच्ची दाई को विदा करने ख्वास टोली के लोग ही नहीं, पूरे सोलकन टोले के लोग, औरतें, बच्चे सब एकत्र थे। इन सब से घिरी लीलावती आम बागान के इस पार तक आई। पोखर के माहौर पर भैया, भौजी, बहू, भतीजे और बव्वान टोले के लोग खड़े थे और एकटक इसी तरफ देख रहे थे। वायल की गाढ़ी लाल साड़ी पहने और भर मांग सिंदूर पोते लीलावती पोखर के माहौर पर आई। सारे लोग स्तब्ध लीलावती को देखते रहे। मुंबई की सारी आधुनिक सुविधाओं के बीच रहने वाली लीलावती इस वक्त पूरे देहाती लग रही थी। चेहरे पर परम उपलब्धि की अपूर्व आभा। भैया, भाभी, भतीजे सब चुप। ना कोई आरोप प्रत्यारोप, ना दोष, ना उल्लास। नरेश भोचक के सा बुआ के सिंदूरी चेहरा देखता रहा। दूसरी सुबह भैया ने लीलावती से उनकी 5 एकड़ वाली जमीन की बात चलाई। अपनी अमानत वापस ले लो बुच्ची दाई, चाहो तो बेच दो, अच्छी कीमत मिलेगी। लीलावती ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया, इस बार कुछ करके ही जाऊंगी। आप लोग भी मेरी जमीन को लेकर परेशान रहते हैं। दोपहर बाद भैया ने संदूक से
जमीन के कागजात निकाले और लीलावती के हाथों में देते हुए बोले, हाल की कटाई गई लगान की रसीद भी इसी में है। दोनों हाथों में जमीन की कागजात ले लीलावती भैया भाभी और दोनों भतीजे को चुपचाप देखती रही। फिर मुस्कुराती हुई भैया से बोली, आपसे वचन चाहती हूँ भैया, ले आप वचन दीजिए कि दान में मिली अपनी जमीन का मैं जो करूँगी उसे आप लोग मंजूर करेंगे। भैया ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ बुच्ची दाई, तुम जो फैसला करोगी हमें मंजूर होगा। भैया ने फिर दृढ़ आवाज में कहा, हाँ बुच्ची दाई, तुम जो फैसला करोगी वह हमें मंजूर होगा। फिर जमीन तो तुम्हारी ठहरी। अभी दान की जमीन लीलावती भैया की आंखों में झांकने लगी। मुझे आप लोगों की दुआ से कोई कमी नहीं है भैया, इसीलिए दान में मिली जमीन को मैं दान में ही देना चाहती हूँ। यह जमीन सहेलिया माई को रजिस्टर्ड करना चाहती हूँ। दूध का मूल कौन दे सकता है। फिर भी झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म है ना सुरेश नरेश भौजी, है ना। सब स्तब्ध और लीलावती का चेहरा ऐसे दिख रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई हो उसे। हंसते हुए भैया से बोली, सहेलिया माए और कल सर्कल फारबिसगंज रजिस्टर ऑफिस में मिलेंगे। मैंने कह दिया है उनसे, मेरा मान रखिएगा भैया, पता नहीं फिर कब लौट कर आना हो नैहर। आपको और सुरेश नरेश को भी साथ में चलना होगा शनाख्त के लिए। बुआ के अप्रत्याशित फैसले से सुरेश और नरेश एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और इसके दूसरे दिन भैया लीलावती का मान रखने के लिए फारबिसगंज जाने को तैयार थे। जीप में ड्राइवर के सीट पर सुरेश था। भैया के खादी कुर्ते की जेब में पिस्तौल की जगह जमीन के कागज का पुलिंदा था। जीप जब दरवाजे से आगे बढ़ी तब लीलावती को ऐसा महसूस हुआ जैसे दूध की कोई उमगी हुई उजली नदी है और उस नदी में वह ऊब डूब नहा रही है।